प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो में हमने मुख्यतः नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन, उसके कार्य, शासन संबंधी सुधारों और उसकी विजयों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम नेपोलियन के पतन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन विश्व इतिहास का एक महान व चर्चित व्यक्तित्व था। प्रशंसक उसे महापुरुष, महान योद्धा, विजेता, सेनानायक आदि नामों से संबोधित करते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। वह कुशल राजनीतिज्ञ भी था। निसंदेह नेपोलियन एक योग्य और विलक्षण प्रतिभा का धनी था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण थे जिससे उसे पतन का सामना करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम नेपोलियन के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण था जिसके कारण नेपोलियन को पतन का सामना करना पड़ा, वह था दूरदर्शिता का अभाव। नेपोलियन एक सामान्य परिवार से जीवन प्रारंभ करने वाला केवल विजय प्राप्त करते रहने में ही अपनी महत्वाकांक्षा खोजता रहा। क्रांति पुत्र कहते हुए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के क्रांतिजन्य सिद्धांतों के नाम पर पूरे यूरोप के राष्ट्रों से युद्ध करता रहा। यदि वह 1802 में अमीनस की संधि के बाद युद्ध की नीति को छोड़कर दूरदर्शिता से काम करता तो यूरोप में उसे ससम्मान स्वीकार किया जाता। परंतु संपूर्ण यूरोप का स्वामी बनने की अत्यंत महत्वाकांक्षा के चलते उसे पतन का सामना करना पड़ा। फ्रांस में गणतंत्रवादी उसके विरोधी हो गए। राजवंश का न होने से राजतंत्रवादी भी उससे नाराज थे। अतः वह लोकप्रिय नहीं हो सका। इस कारण उसे पतन देखना पड़ा। उसके पतन का दूसरा कारण था सत्ता में केवल एक ही व्यक्ति का केंद्रीकरण होना। नेपोलियन अपनी योग्यता के प्रति अभिमान होने के कारण स्वयं को ही सब कुछ समझता था। दूसरों से सलाह लेना उसे पसंद नहीं था। फ्रांस की संपूर्ण सत्ता को उसने अपने आप में केंद्रित कर लिया। उसने स्वतंत्रता का गला घोंटकर प्रेस, शिक्षा, रंगमंच, धर्म और कला सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आलोचकों को जेल और प्रशंसकों को पुरस्कार देता था। इस अतिशय केंद्रीकरण और आलोचना सहन न कर पाना, ये कारण उसके पतन के लिए उत्तरदायी थे। तीसरा पतन का कारण था पोप के प्रति अपमानजनक व्यवहार। नेपोलियन ने पोप के प्रति दुर्व्यवहार किया, जिससे जनमत उसका विरोधी हो गया। 1792 में अम्ब्रिया नगर को पोप से मुक्त करवाकर उसने फ्रांस में शामिल कर लिया। 1796 में इटली अभियान में नेपोलियन ने पोप के राज्य पर आक्रमण किया और पोप को फ्रांस ले आया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अपने सम्राट पद पर राज्याभिषेक के समय भी उसने पोप का तिरस्कार किया। वह सिद्ध करना चाहता था कि वह पोप की कृपा से सम्राट नहीं बना है। 1809 में उसने पुनः रोम पर आक्रमण किया, जिससे रोमन कैथोलिक जनता उससे नाराज हो गई, जो उसके पतन का कारण बनी। इसके अलावा महाद्वीपीय व्यवस्था, वो भी नेपोलियन के पतन के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी, क्योंकि इस व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष के बारे में विचार किए बगैर ही उसने इस योजना की क्रियान्विति में अपने शासन के अमूल्य वर्ष गंवा दिए। उसके भाई हॉलैंड के शासक द्वारा इस योजना की आलोचना करने पर उसने पद से हटा दिया। फ्रांस और यूरोप की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आवश्यक वस्तुएं अनुपलब्ध व महंगी हो गई, अतः नेपोलियन का विरोध होने लगा। फ्रांस के औद्योगिक विकास हेतु कच्चा माल इंग्लैंड के उपनिवेशों से ही प्राप्त हो सकता था, अतः उसका लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया।
इंग्लैंड को आर्थिक क्षेत्र में परास्त करने की महत्वाकांक्षा के चलते उसने इस योजना को लागू किया था, परंतु इस योजना के द्वारा उसने अपने मित्रों को भी शत्रु बना लिया और फ्रांस को भी कुछ लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा नेपोलियन के पतन का एक अन्य कारण था उसका अपने परिवारजनों के प्रति प्रेम। वह अपने परिवारजनों के प्रति उसका जो मोह था उसको त्याग नहीं सका। उसने अपने पारिवारिक जनों को राज्य पद देकर स्वयं को कुलीन सिद्ध करने का प्रयास किया। उसने अपने सभी भाइयों और संबंधियों को कहीं न कहीं का राजा बनाया, हालांकि वे इसके योग्य भी नहीं थे। इस हेतु अपार जनशक्ति का अपव्यय किया गया, जिससे उसने अपने विरुद्ध असंतोष उत्पन्न कर लिया। स्पेन में उसने अपने भाई जोसेफ को पुनः सत्तासीन किया, जिससे असंख्य फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। बटेविया के गणतंत्र को राजतंत्र में बदलकर उसने अपने भाई लुई को वहां का राजा नियुक्त किया। नेपल्स में भी पहले जोसेफ को और फिर अपने बहनोई म्यूरा को राजा बनाया। दक्षिण जर्मनी में भी बवेरिया और बुटेनबर्ग में नेपोलियन ने राजतंत्र स्थापित कर अपने संबंधियों को राजपद दिया। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में किए गए उसके कार्य फ्रांस में अलोकप्रिय हुए। शासक के रूप में यह भाई भतीजावाद उसके पतन का कारण बना। इसके अलावा नेपोलियन की अतिवादी महत्वाकांक्षा भी उसके पतन का कारण बनी। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति एवं फ्रांस के संसाधनों का संपूर्ण यूरोप का एक छत्र स्वामी बनने की अति महत्वाकांक्षा के लिए दुरुपयोग किया। वह निरंतर युद्धों में व्यस्त रहा और फ्रांस की जनशक्ति का अपव्यय करता रहा। मास्को अभियान में उसने 14 से 16 वर्ष तक के अप्रशिक्षित बच्चों को भी सेना में शामिल कर लिया। लगभग 5 लाख व्यक्ति इस अभियान में मारे गए। उसके सेनानायक भी अब उसके विरोधी होने लगे थे, क्योंकि वे व्यर्थ में मरना नहीं चाहते थे। इसके अलावा यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीयता के भावना का विकास ने भी उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। यूरोप में क्रांति जनित राष्ट्रवाद की नवीन विचारधारा के विकास ने नेपोलियन की पुरातन साम्राज्यवादी परंपरा को स्वीकार नहीं किया। स्पेन, स्वीडन, इटली, जर्मनी, पोलैंड आदि स्थानों पर राष्ट्रीय भावना में प्रजातंत्र का विकास हुआ। वे अब नेपोलियन के अधीनता में रहने को तैयार नहीं थे। यदि नेपोलियन युद्ध में पराजित नहीं होता तो भी जागृत यूरोप में उसका पतन होना अवश्यंभावी था। इसके अलावा नौसेना का अभाव भी नेपोलियन के पतन का एक कारण था, क्योंकि बिना नौसेना के इंग्लैंड को परास्त कर पाना असंभव था। 3 बार इंग्लैंड से पराजित होने के बाद भी उसने फ्रांस की नौसेना को सुदृढ़ बनाने का प्रयास नहीं किया, अतः उसकी पराजय सुनिश्चित थी। इसके अलावा स्पेन का युद्ध व मास्को अभियान ने भी नेपोलियन के पतन के मार्ग को प्रशस्त किया। स्पेन पर आक्रमण के बाद स्पेन में क्रांति का उदय हुआ। नेपोलियन द्वारा अपने भाई को स्पेन पर थोपना स्पेन वासियों को असहनीय था। स्पेन के प्रश्न पर अपने यूरोपीय मित्रों को शत्रु बनाकर उन्हें संगठित होने का अवसर देकर उसने भारी भूल की। इस युद्ध में जन व धन की भारी क्षति हुई और नेपोलियन की लोकप्रियता में कमी आई। इसके अलावा मास्को अभियान में नेपोलियन की अदूरदर्शी नीति उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। 2/3 फ्रांसीसी सेना रसद व साधनों के अभाव में भूख और सर्दी से मर गई। रूस की भौगोलिक स्थिति की जानकारी न करके आत्माभिमान के कारण उसने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अतः ये दोनों अभियान ही नेपोलियन के पतन के लिए घातक कारण सिद्ध हुए। अतः स्पष्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक योग्य शासक होते हुए भी अपने विनाश के लिए स्वयं उत्तरदायी था। घमंडी, जिद्दी स्वभाव, अति सैन्यवाद, युद्ध प्रियता, अति महत्वाकांक्षा और विस्तारवाद उसके पतन के ऐसे कारण थे जिसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार था। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, इंग्लैंड का विश्वव्यापी औपनिवेशिक अस्तित्व, निर्बल जल सेना आदि ऐसे कारण थे जिनको उसने समझने का प्रयास ही नहीं किया। इतिहासकार
कई इतिहासकार नेपोलियन के पतन के 3 चरण बताते हैं, मॉस्को, लिपचिंग और वाटरलू। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन किया। परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।